डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, लेकिन शाम ही तो है। एक ऐसी ही शाम हमारे और आपके जीवन में भी आती है, हर हफ्ते आती है, 2 बार आती है, लेकिन गम की नहीं, उत्साह की, उमंग की, स्फूर्ति की और ऊर्जा की और साथ ही साथ उपलब्धियों की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है सच के साथ। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। मंगलवार गुरुवार मेरी होती है मुलाकात, और सिर्फ मुलाकात नहीं होती है, बात होती है आपके काम की। वैसे दिसंबर के आईने को आज नजदीक से देखने की कोशिश करते हैं, कुछ खंगालने का प्रयास करते हैं, कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि भाई नमो ड्रोन दीदी से लेके जो डिजिटल कृषि मिशन तक का सफर, और उसके बीच में कुछ बहुत कुछ इस सरकार ने आपके लिए किया। तो उस बहुत कुछ को आज 50 से 55 मिनट में मैं समेटने की कोशिश करूंगा। आप जानते ही हैं, मेरे साथ मेरी इस कोशिश में हमेशा की तरह देश के उत्कृष्ट पैनलिस्ट विशिष्ट पैनल के तौर पे मेरे साथ जुड़ते हैं। तो फिर इस शो की शुरुआत करते हैं और बता दूं आपको कि 2024 की खास उपलब्धियां आज हम बताएंगे। अगर मन में ये सवाल है कि इतना लेट क्यों बता रहे हैं, तो भाई हमें किसी तरह की कोई जल्दी नहीं है। पूरे विश्लेषण के साथ, सटीक आंकड़ों के साथ, सही जानकारी के साथ और अतरंगी दुनिया की सतरंगी खबरों से दूर, उस भागम भाग से दूर, हमें तो सिर्फ आपकी बात करनी है। तो चलिए ना, आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं एक डिटेल रिपोर्ट के साथ, जिसके जरिए आप सरसरी निगाह पर समझ पाएंगे कि आज हम 2024 की किन उपलब्धियों की बात करने जा रहे हैं और उन उपलब्धियों को हम 2025 में कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैसे समझेंगे और वो आपके विकास में कैसे और योगदान करेंगी। तो समय को जाया नहीं करेंगे, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच के साथ। मैं घनश्याम। कार्यक्रम की शुरुआत इस डिटेल रिपोर्ट के साथ। केंद्र सरकार की शायद ही कोई ऐसी कोशिश हो जिसमें किसानों का नाम ना हो। सरकार की पहली और आखिरी कोशिश यही रहती है कि किसानों का उत्थान हो और उनकी आय को बढ़ाया जा सके, और ये हमने सब कुछ 2024 में होते हुए देखा है। नमो ड्रोन दीदी से लेकर खाद्य तेल मिशन तक सरकार ने किसानों के लिए भरसक प्रयास किए। 2024 में सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में कृषि और किसानों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सौगातें दी। इस दौरान किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई शानदार काम हुए। 2024 की सरकार की कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों की बात करें तो इसमें फसलों की 109 जलवायु अनुकूल किस्में, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी, डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी, 14 खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि किसान की सेवा मोदी सरकार के लिए भगवान की पूजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का शुभारंभ पीएम किसान सम्मान निधि राशि जारी करने के साथ हुआ। 9.26 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए। किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% किया। बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क हटाने का निर्णय लिया गया और गैर बासमती चावल से निर्यात पर प्रतिबंध हटाया गया। साथ ही प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से 20% किया गया। मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्र रणनीति बनाई और लगातार प्रयास किया कि किसान समृद्ध हों। केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों का ही परिणाम है कि कृषि वृद्धि दर 3.5% रही, जिसके आने वाले समय में 4.0% होने का अनुमान है। सरकार के किसानों के लिए किए जा रहे सारे प्रयास ये बताते हैं कि सरकार जानती है कि विकसित भारत के लिए विकसित कृषि बहुत जरूरी है। साल 2024 ग्रामीण भारत के विकास के उन संकल्पों का साक्षी भी रहा जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत की नींव हैं।
इस वर्ष दुनिया ने नमो ड्रोन दीदियों की उड़ान देखी तो साथ ही सशक्तिकरण का पर्याय बनी लखपति दीदियों के सामर्थ्य से भी वाकिफ हुई। पीएम आवास योजना ग्रामीण से 3 करोड़ नागरिकों का अपने पक्के घर का सपना सच हुआ, तो वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए गांव का खुशियों से नाता जुड़ा। मनरेगा ने संबल दिया तो आजीविका मिशन से बहनों को समृद्धि मिली। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में 2024 में किसानों को लेकर मोदी सरकार की तमाम कोशिशों को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानने का यह भी प्रयास होगा कि इन कोशिशों से किसानों का जीवन कितना बदला। इसके साथ ही सरकार के पिटारे में 2025 में किसानों के लिए क्या है, आज ये भी जानेंगे। तो कह सकते हैं किसानों के लिहाज से 2024 का जो सफर था वो शानदार था, अभूतपूर्व था, अप्रतिम था। 2025 की कैसी तैयारियां हैं, इसको भी आज जानने का प्रयास होगा। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है, परिचय मैं आपका कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसके सिंह, डेप्यूटी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से। सर स्वागत है आपका। मेरे साथ सत्यवान जी जुड़ रहे हैं, प्रगतिशील किसान है और अक्सर मेरे शो में आते हैं। सर स्वागत है आपका, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। खालिद वसीम साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे पुराने साथी भी रहे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। और साथ ही साथ चर्चा में जुड़ रही है मंजू जी, डेयरी फार्मर हैं और अक्सर आप इनको मेरे शो में देख चुके हैं और आज भी हंसते मुस्कुराते कई सारी बातें हमको बताएंगी। तो स्वागत मंजू जी आपका। सबसे पहले सिंह साहब आप ही के पास आना चाहूंगा। सर कहां से शुरू करें? 2024 की उपलब्धियों की हम बात करते हैं क्योंकि गिनते 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 कई बार लगता है कि बहुत समय निकल जाएगा। आपकी निगाह में 2024 किसानों के मद्देनजर कैसा दिखाई देता है? उपाध्याय जी, हम 2024 को हमें लगता है अगर हम ये कहें कि किसान वर्ष रहा है तो सबसे उपयुक्त होगा। रहता सब वर्ष किसान वर्ष है, लेकिन यह अप्रतिम रहा है। क्यों रहा है? हम एक एक करके अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखें, 1,01,000 करोड़ रुपए की सरकार ने कृषि उन्नति और आरकेवीवाई, इसमें बेशक जो है बहुत सारी योजनाएं पहले से संचालित थी लेकिन इसको मंजूरी दी। फिर थोड़े ही समय पहले 14,000 करोड़ रुपया का वो योजनाएं, 7 योजनाएं थी जो कि हर क्षेत्र को कवर करती थी, चाहे वो डेयरी का क्षेत्र हो, प्रोडक्शन बढ़ाने का हो, चाहे हेल्थ से संबंधित हो, चाहे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, एग्रीकल्चर सिस्टम को पूरा डिजिटलाइज करने की बात हो, चाहे स्ट्रेंथन करने की जरूरत हो एक्सटेंशन मशीनरी को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, चाहे खाद्यान्न उत्पादन और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात हो, तो सारी चीजों को समेकित करते हुए ये बात आई। और इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हुई कि इस बार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के दायरे को बढ़ाया गया। अच्छा। और इसको आगे ले जाया गया। नमो दीदी इस योजना को आगे आई, ये शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण योजना है जो किसान लोग लाभ ले सकते हैं कि पहली बार हुआ कि गोदाम बनाने के लिए लागत को दुगुना कर दिया गया। अच्छा। जो 3,000 रुपए प्रति टन था उसको 6,000 कर दिया गया, जो 3,500 था उसको 7,000 कर दिया गया, मतलब ठीक डबल कर दिया गया। ये पहली बार हुआ है। किसान को जो 6,000 रुपया मिलता है वो भी जैसा आपने स्वयं बताया कि जैसे सरकार आई है पहले ही दिन और 1 जनवरी को इस तरीके से उनके खाते में डाला गया है। डायरेक्ट गया उनके खाते में गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुल 25 लाख किसान और जुड़ गए। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब हम पूरे नक्शे में भारतवर्ष को देखते हैं तो 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सारे राज्यों के किसान अब जुड़े हुए हैं, लाभ ले रहे हैं इस योजना का। और 3,46,000 करोड़ रुपया इस माध्यम से जब से स्कीम प्रारंभ हुई सीधा किसानों के खाते में चली गई। तो सारे आंकड़े आज आप याद करके आए हैं, सारे फिगर याद है सिंह साहब? है नहीं, फिगर याद करने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग किसानों के बीच में कार्य करते हैं और सरकार के बीच में है तो यह देखना पड़ता है कि कैसे इन आंकड़ों से किसानों को लाभान्वित किया जाए। सत्यवान जी, हमने योजनाओं को सुना,
सुनते आए हैं, सालों साल सरकारें कई कई तरह की रही, योजनाएं हमको सुनाती रही, लेकिन इस सरकार में आपको मूल अंतर क्या नजर आता है? जो योजनाएं कागजों में दिखाई देती हैं, क्या वो धरातल पर उसी रफ्तार के साथ अवतरित भी होती हैं, एग्जीक्यूट भी होती हैं और किसानों के काम भी आती है? आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए घनश्याम जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हाँ, और सरकारों से इस सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है और भी अच्छा करने की ज़रूरत है। मैं जैसे बीज, जब माननीय प्रधानमंत्री ने वहाँ पर पूसा संस्थान में 109 बीजों का जो है उद्घाटन किया, तो मैं उसका साक्षी था। हाँ। तो किसान के लिए बीज सबसे पहला है, क्योंकि बीज अच्छी गुणवत्ता का हो। जैसे क्लाइमेट के चलते हमारी जो फसल थी, कई बार गर्मी ज़्यादा होगी या ठंड ज़्यादा होगी, तो हमारे वैज्ञानिकों ने उस पर काम किया। अब गेहूं की कई वैरायटियाँ ऐसी हमारे पास, जैसे 3385 है, 3386 है, और भी कई वैरायटियाँ हैं जो 10 दिन एडवांस हमारी आ जाएंगी। अच्छा। तो वो अगर धूप ज़्यादा गिर जाती है, दाना पिचक जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो उससे मतलब जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता दी है लड़ने की क्लाइमेट से, और उनमें गुणवत्ता भी दी है, जैसे जिंक की और भी कई मात्रा उनमें ज़्यादा है, तो खाने वाले को भी उसका फ़ायदा होगा। तो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ जो बीज जो हम किसानों को दिए हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले, क्लाइमेट से उनकी मतलब लड़ने की क्षमता है और गुणवत्ता भी अच्छी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सत्यवान जी, कई बार किसान कहते हैं कि भाई देखिए बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत सारी योजनाएं और हमको सोचकर ही बनाई गई हैं, लेकिन वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती है। क्या आपको भी ग्राउंड पे ये फील होता है कि जिस रफ्तार पे सरकार सोच रही है कि विकास हो, और जो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक वो विकास पहुंचे, वो एग्जैक्ट पहुंच पा रहा है? हाँ, इसमें जैसे अब जो एक योजना अब दी है डिजिटल कृषि मिशन, इसके माध्यम से जो है काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाला है, और इस पे जो है मैं कहूँगा एक सराहनीय कदम है। और जिस तरह सब्सिडी अब जैसे डीएपी पे किसान पे भार पड़ने वाला था, ये भी एक बहुत बड़ी किसानों को सौगात दी गई है। लेकिन मेरा घनश्याम जी एक कहना है कि सब्सिडी की बसाखियों पर किसान को कब तक चलाओगे? इनको स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीतियां बनानी होंगी। तो किसान को डीएपी का ऑल्टरनेट देखना होगा ना सर। अगर जब तक नहीं देख रहा है तब तक 3850 करोड़ की जो सब्सिडी दी गई है वो किसान को राहत तो दे गया ना। और आप ये भी सोचिए ना, सरकार ने वादा किया था हर कीमत पे आपको सस्ती खाद दी जाएगी, तो डीएपी के किसी भी तरह के बदलाव में जो वैश्विक बाजार पे हो सकते हैं उसके मद्देनजर तो सर सरकार का सराहनीय कदम है। नहीं, सराहनीय है, उसको मैं मानता हूं, लेकिन सरकार अच्छा, आप डीएपी को छोड़ दीजिए ना, फिर डीएपी की जगह कुछ और चीजें आप इस्तेमाल में लाइए, तो डीएपी को आयात नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मैं किसान को भी सोचना होगा ना। बिल्कुल, किसान ने भी सोचना होगा। जैसे ही हम 5 एकड़ में प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें हमारे को डीएपी और यूरिया की जरूरत नहीं है। और उसमें हम अपने, जैसे मेरे पास गोपालन है, गोबर गैस प्लांट है, उसी की सैलरी है, उसी के जो हमने जैविक कार्बन अपनी जमीन का बहुत अच्छा कर लिया है। और वो जो मेरी जो गेहूं, उसमें प्याज, जो सब्जियां, जो मेरा जो प्रोजेक्ट उससे तैयार होता है प्राकृतिक, उसके दाम भी कई गुना मिलते हैं। तो प्राकृतिक खेती भविष्य में जो है किसानों ने और भी ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत है। इस पर भी प्राकृतिक खेती पे 2024 में जो एक मतलब बहुत बड़ा काम किया सरकार ने, उसके भी धन्यवाद के पात्र हम कहते हैं सरकार है। और किसानों ने इसका विकल्प, बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमने जो है कुछ अपने पशुपालन करके उसके गोबर से और उससे फर्टिलाइजर को आधा तो जरूर करना चाहिए। उससे जो जमीन भी बचेगी और खाने वाले का जो जहर मुक्त, रसायन मुक्त हम जो उपज करेंगे उससे खाने वाले का भी स्वास्थ्य ठीक होगा, पर्यावरण भी बचेगा, सब्सिडी का पैसा भी बचेगा, वो और कहीं भी लग जाएगा आप ही के विकास के लिए। बिल्कुल। ठीक है सर, मंजू जी भी हमारे साथ हैं। तो मंजू जी, ये सरकार लगातार आधी आबादी के लिए, जिसे मैं लगातार कहता हूं, जो आधी नहीं है पूरी आबादी मेरी नजर में कम से कम, महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम करती है। कई तरह की योजनाएं आती हैं, अभी बीमा सखी की भी बात हो रही थी, उससे पहले भी कई सारी योजनाएं आई। एक आम महिला जो घर की चारदीवारी में बंद थी, इस सरकार की कोशिशों के बाद जब वो बाहर निकलती है, सांस लेती है, तो कैसा लगता है मंजू जी आपको? सबसे पहले तो सर, मैं जो भी मुझे सुन रहा है सबको से पहले मैं नए वर्ष की बधाई देना चाहूँगी। और सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया, मैं यहाँ आई। सर, महिला क्या सोचती थी, जब से ये हमारी जो NRLM आया है, संस्था जो आई है, इसमें जुड़ने के बाद में महिला को बहुत अच्छा लग रहा है।
जो मुझसे महिला बताती हैं कि भाई हम कभी बैंक भी नहीं गए, आज तक हमारा खाता भी नहीं था, और जो ये जीरो बैलेंस वाला खाता खुला था वो खुल गए थे महिलाओं के, लेकिन वो क्या है कि कभी बैंक बेचारी गई नहीं। लेकिन जब से ये हमारी जो संस्था है NRLM, तो हम महिलाओं ने अपने वो खाते भी उन्हें अपने वो KYC करा के फिर खुलवाने पड़े, क्योंकि क्या था, खाता तो खुल गया लेकिन उसमें कुछ डला नहीं, कुछ लेन देन नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा हुआ उस खाता भी खुलने का जो है। लेकिन अब जो हमने जो समूह बनाए गांव-गांव में, इससे महिलाओं को बाहर आने जाने का पूरा, मैं बताती हूँ सर कि महिलाओं को जब हम पैसा निकालते थे कुछ नहीं आता था करना, लेकिन आज बिन पढ़ी लिखी महिला भी हमें बता देती है कि दीदी ये फार्म ऐसे भरा जाएगा। तो चमत्कार कैसे हो गया? चमत्कार सर ये ऐसे हुआ कि जो ये हमारे NRLM योजना जो आई सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, इससे हम जुड़े, महिलाओं ने जो बाहर जाना आना सीखा, इससे आई जी सर ये। तो कैसे पता चला? योजनाएं तो पहले भी आती रही हैं गांव में, इसी बार आपके अंदर ऐसी कौन सी भावना जागृत हो गई, ब्रह्म ज्ञान आया कि भाई अब जुड़ना है हमको? ये कैसे पता चला? सर इस वजह से पता चला कि हमारा जो ब्लॉक है, ब्लॉक से हमारे पास सर महिलाएं आई, उन्होंने हमसे कहा कि भाई महिलाओं के आप समूह बनाओ। हमने कहा भाई ठीक है, तो वो मेरे पास रुकी, मैं क्योंकि मैं समूह के कार्य पे पद पे कार्य करती हूँ सर, तो वे मेरे पास रुकी, 15 दिन रुकी वो पहले। तो मैंने जो गांव में उनको जो है रोज हमने विजिट करी, और उसमें हमने सर 12 समूह बनाए अपने गांव में। अच्छा। 12 समूह बनने के बाद में सर हमें जो उन्होंने बताया, तो 4-6 महीने तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो उन्होंने हमें बताया। महिला भी सोचने लगी कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, जो मंजू दीदी बता रही हैं। लेकिन फिर सर हमें सबसे पहले जो 2500 रुपये आए सर सरकार से, जिससे हमने, जिसको हम स्टार्टअप बोलते हैं, जिससे हमने सर अपने समूह के लिए एक चादर वगैरह सब कुछ हमें मिला, एक बक्सा मिला, 12 उसमें बुक मिली छोटी, 2 उसमें बड़े रजिस्टर मिले, जिसमें हम अपना लेन देन करते हैं सर। फिर उसके बाद में उन्होंने हमें कहा था कि 15,000 रुपये आएंगे आपके, RF, जिसको हम RF बोलते हैं सर। फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद में वो RF भी आया, हमारे पूरे समूह में आया सर, 12 के 12 समूह में। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा जब आपका 1 साल पुराना समूह हो जाएगा फिर आपको 1,10,000 रुपये आएंगे। सर हमारे 4 समूह में वो 1,10,000 रुपये भी जो CIF के रूप में आता है जी। फिर हमारी महिलाओं ने जो अच्छे से अपने कार्य किया, हमने भी किया सर, क्योंकि मेरे समूह को मिला, मेरे समूह का नाम सर श्री गणेश है, उसमें करीब मुझे एक बार 2500 रुपये आए, दूसरी बार 15,000 आए, तीसरी बार 1,10,000 रुपये आए। ठीक है। अब जो सर सन 2024 में ही मेरा जो है बैंक से CCL हुआ सर, करीब 1.5 लाख का सर। तो उससे हमें बहुत सुविधा मिली और हमारा परिवार भी खुश है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कभी इतना पैसा तो था नहीं, लेकिन अब हमें थोड़े से पैसे के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता। हमारे पास है, महिला इतनी जागरूक हो गई है कि हमारे पास है, क्योंकि अब जो नहीं जुड़ी हैं महिला इस चीज़ से, तो हम लोग तो उनको भी कहते हैं भाई आप भी हमारी तरह काम करो। बिल्कुल, और पैसे से ज्यादा जरूरत आत्मविश्वास की है, जो आपके चेहरे पे आप बैठी हैं, देखिए आप 4 पुरुषों के बीच में बैठी हैं, अपनी बात कह रही हैं, टीवी के माध्यम से आपकी बात चल रही है। ये आत्मविश्वास इसी सरकार में मिल सकता है महिलाओं को, ये प्रूफ हुआ है। ठीक है, मेरे साथ आप रहिए। खालिद भाई, 2024 के इस आईने में कौन सी ऐसी सबसे बड़ी और खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, जो किसानों के लिहाज से एक पत्रकार एनालिसिस कर पा रहा है? सर आपका एनालिसिस 2024 के मद्देनजर क्या कहता है? देखिए, 24 की शुरुआत होते ही जब बजट पेश किया गया, वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया, तभी किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई, जिसका जिक्र इन्होंने किया अभी सिंह साहब ने। तो मतलब किसानों का पिटारा तो उस वक्त ही खोल दिया गया था कि क्या क्या करना है। अब जैसे डिजिटल मिशन, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है 24 के लिए। दूसरी तरफ आप प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह से सरकार की बहुत सारी योजना, मशीनों के लिए राज्य सरकारों को पैसा देना, वो भी इसी 24 में ही हुआ है जी। तकरीबन 8,500 करोड़ से ज़्यादा राज्य सरकार को पैसे दिए गए, तो वो भी 24 का ही हुआ है। तो इस तरह से जो योजनाएं आई हैं वो बहुत, आप कहें कि सराहनीय है सरकार के लिए। लेकिन राज्यों में खालिद भाई, मुझे आपका अनुभव जानना है। आप पहले से पत्रकारिता में, योजनाएं पहले भी बनती थी लेकिन अब भी बन रही हैं, अब वो ऐसे एग्जीक्यूट कैसे हो पा रही हैं? मतलब उसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है, जरा मुझे वो समझाइए। ये मैं आपको वहीं आ रहे थे कि जिस तरह से चीज़ें शुरू हुई 24 में, स्टार्ट से ही सरकार ने करना शुरू किया। फिर आत्मनिर्भर बनाने की बात हुई। वर्ड पुराना है, कोई नया नहीं है।
लेकिन जब ये वर्ड प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया, किसानों की आमदनी दुगुनी की जाए, इसका एक प्रयास हो, किसान आत्मनिर्भर बने, तो ये तमाम चीज़ें जब आई तो लोग उनसे जुड़ना शुरू हुए। हालांकि आज भी जिस पैमाने पे जुड़ना चाहिए उतने लोग नहीं जुड़ पाए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप जब फील्ड में जाएंगे तो पता चलेगा कि उनको योजनाओं के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन जो लोग जान रहे हैं तो वो योजना का फायदा ले रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। खालिद भाई, अब जरूरत इस बात की है। सफल और असफल तो कोई होता नहीं है ना, तो एक दायरा है, वो समझिए कि रेशो मैटर करता है। वो रेशो तो बढ़ रहा है ना जानने वालों का। रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, चीज़ों में सुधार हो रहे हैं जी। क्योंकि आप जब पुरानी बात करते हैं तो चीज़ें बहुत सारी, मैं बता दूं कि बिगड़ी हुई थी, तो सुधार धीरे धीरे ही नजर आएंगे, क्योंकि बिगड़ना तो बहुत बड़े लेवल पे है, तो सुधार धीरे धीरे आपको नजर आएगी। तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ रही है, जिस वजह से लोग जुड़ रहे हैं, जान रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। लेकिन अभी जरूरत इस बात की है कि बड़े लेवल पे इस जागरूकता को फैलाया जाए कि ये जो भी सरकार योजना दे रही है वो एक अगर आखिरी किसान गांव का वो भी इस चीज को का लाभ ले सके, उसको 10 बार चक्कर तहसील में नहीं काटना पड़े कि आज ये पेपर लाओ, आज आपका कुछ टेक्निकल एरर हो गया, तो आज आपका केवाईसी नहीं हो पाया, ये सारी चीजें फेस किया कि कई आपके आधार कार्ड नहीं से मैच नहीं हो पाया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे अभी भी सुधार करने की जरूरत है। और उस सुधार के बाद जाहिर सी बात है कि जितनी योजनाएं हैं, ऐसे में आत्मनिर्भर की बात जो की जा रही है कि किसान आत्मनिर्भर बने, तो ऐसे में आत्मनिर्भरता की तरफ चीजें जाएंगी। ठीक है, तो लगातार पिछली खामियों को विश्वास के धागे से एक नई तरीके से तुरपाई करने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं और ये कोशिश शानदार है, हम जानते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे। आप रहिएगा हमारे साथ, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में आज हम बात कर रहे हैं सरकार की 2024 की उन उपलब्धियों की जिनको आपके लिए जानना जरूरी है। सभी खास हमारा लगातार मेरे साथ बने हुए सिंह साहब का रुख करते हैं। तो सिंह साहब, अगर सरकार की बड़ी उपलब्धियों की बात करें, कुछ रामबाण की बात करें, तो आपको कौन सी वो 3 बड़ी योजनाएं दिखाई देती हैं जिसके जरिए असल में सारी चीजों को कवर करने का प्रयास किया गया और वो आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाली हैं और जिसकी जानकारी हर किसान को होनी ही चाहिए? सवाल थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं जानना आपसे सब चाहता हूं। इसके बारे में एक मैं बात करता हूं भाई साहब जी। सबसे पहली बात तो है कि इस सरकार ने जो एमएसपी थी उसको, जो प्रोडक्शन कास्ट थी, औसत प्रोडक्शन का, वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का 50% से ज़्यादा रखा। और मैं महत्वपूर्ण बात यह करूँगा कि अभी जो गेहूं का एमएसपी घोषित हुआ है वो 2425 रुपया है और इसका जो लागत है वो 1182 रुपया है, औसत लागत देश का। तो 150% मार्जिन दी गई है, मतलब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से 150%। इसी तरीके से उसमें आप देखें तिलहन में
जो मस्टर्ड वगैरह है उस पर भी 90% के आसपास दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है प्रोक्योरमेंट पे, क्योंकि प्रोक्योरमेंट तिलहन का, दलहन का, चावल का, गेहूं का, मिलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किया है। यह एक इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब तक मूल्य नहीं मिलता है तब तक कुछ बात नहीं होती है। तीसरी बात के रूप में हम यह रखूँगा कि डिजिटलाइजेशन का देश में बहुत महत्व है, क्योंकि देश में 12.5 करोड़ किसान हैं। जब तक उनका ठीक से डाटा नहीं आता है और तब तक किसी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन भी करना मुश्किल होता है। तो एग्रीकल्चर डिजिटाइजेशन के माध्यम से, एग्रीकल्चर डिजिटल मिशन के माध्यम से, एग्री स्टैक के माध्यम से जो उसकी रजिस्ट्रीज डेवलप की जा रही हैं, इसके अलावा जो चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड हो, चाहे और कोई डाटा हो, सारे डाटा डिजिटलाइज किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो आगे आने वाले दिनों में सरकार को फल मिलेगा। 6,000 रुपये की जहाँ तक बात है, ये सरकार दे ही रही है। ये उनके किसानों के इनकम में एक सप्लीमेंट के रूप में कार्य कर रहा है। किसानों को अब किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फर्टिलाइज़र लेना है या कोई छोटे मोटे और कार्य करना है तो इस पैसे से वो कार्य कर ले रहे हैं। इसके अलावा फसल बीमा योजना जो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, इसका भी कवरेज बहुत बड़ा है। और लोन की बात करें तो इस साल जो है पूरा फिगर देखें तो केसीसी से जो लोन है वो 15 लाख करोड़ और नॉन केसीसी का मतलब जो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म लोन है 25 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरण भी हुआ है देश में। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो किसानों को आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। तो लोन लेने की प्रवृत्ति को आप किसानों के हित में मानते हैं सर? लोन लेकर के उसको जिस उद्देश्य के लिए लिया जाए उसमें लगाया जाए तो ये निश्चित तौर पर लाभकारी होता है। वो आप कैसे तय करेंगे सर? नहीं, फार्मर लगाता है। आप एक डाटा के अनुसार मैं बताना चाहूँगा, इसको रखना चाहूँगा कि आज की डेट में ऐसा कहा जाता है, औसत कहा नहीं जाता, डाटा है कि 74,000 रुपया जो है हर फैमिली पर, फार्म फैमिली मतलब एक व्यक्ति पे नहीं, फार्म फैमिली पे लोन है। लेकिन इसका ज्यादा से ज्यादा भाग जो है वो केसीसी का लोन है। वो उस चूंकि आपने जब बात रखा तो बताया कि 15 लाख करोड़ वो है, 10 ये है। तो ये चीज़ जब किसान लेता है तो उसको खर्च करके वो अपने काम को चलाता है, उसको सीड लेना है, उसको बुआई कराना है, ट्रैक्टर का पैसा देना है, तो लोन लेकर वो काम कर रहा है। लेकिन जो किसान भाई, ये मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो आप लोन लें कहीं इधर उधर बिना मतलब के कार्यों में, नॉन प्रोडक्टिव कार्यों में आप ना लगाएं। उसकी मॉनिटरिंग का आपके पास कोई सिस्टम नहीं है? नहीं, मॉनिटरिंग का सिस्टम है, क्योंकि ये योजनाएं हैं जो राज्य, ये एग्रीकल्चर जो है वो राज्य का विषय है। ये एक मुख्य बदलाव हुआ जो आपने कहा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे अब बेटर हुआ। पहले भी तो योजनाएं बनती थी, तो अभी इसमें राज्य सरकार की मशीनरी की सहभागिता सुनिश्चित की गई है और जो किसान हैं और अन्य हितग्राहक हैं उनके साथ कंसल्टेशन के साथ इसको किया जा रहा है। पहले ऐसा नहीं हो पाता था। तो यही सरकार की ये बात है कि उनको लेकर के चलना है मशीनरी। और तीसरी बात, मॉनिटरिंग रखी गई है। और चौथी बात, डिजिटल मैकेनिज्म से एक्सेस बढ़ाया गया है। ये 4 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे 6 इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम देश के किसानों के हित के बारे में सोच रहे हैं, वैसे ये 4 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम इसका इम्प्लीमेंटेशन बेटर करने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सरकार सक्सेसफुल हो रही है। ठीक है। सत्यवान जी भी मेरे साथ हैं। तो सत्यवान जी, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बगल में पैरेलल में जो हमारी पैनल प्रोड्यूसर गीता रावत तो एक विजुअल भी प्ले कर रही है, जो 109 किस्मों की जो अनुकूल वाले थे उनको हम जब प्रधानमंत्री किसानों से मिले तो वो विजुअल में जब देखता हूं तो बहुत उत्साहित महसूस करता हूं। हालांकि मैं उस शो में भी नहीं था, उस कार्यक्रम में भी नहीं था, लेकिन मैंने आपको वहां देखा, कई और किसान भाई जो हमारे शो में आते हैं उनको वहां देखा। तो उसी में एक लम्हा ऐसा आता है कि जब अचानक से बरसात होने लगती है और प्रधानमंत्री खुद अपनी सिक्योरिटी से छतरी लेके किसानों के ऊपर छतरी कर देते हैं। ये सिर्फ एक वाक्या भर नहीं है, ये बताता है कि कोई खड़ा है आपके पीछे। और देश का प्रधान सेवक जो खुद को कहते हैं, जो देश का मुखिया है, अगर वो इस कदर आपके साथ खड़ा है तो फिर भरोसा बढ़ता है। और अगर भरोसा बढ़ता है तो फिर वो कौन लोग हैं जो लगातार एमएसपी को लेकर सरकार के इस भरोसे को तोड़ने की बात करते हैं और बोलते हैं कि हमें कोई विश्वास नहीं है। भाई, देश का प्रधानमंत्री आपके साथ खड़ा है, सड़क पे खड़ा है, रोड पे खड़ा है और आपके ऊपर छतरी कर रहा है। ऐसा विजुअल तो हम बहुत विहंगम कभी कभी देख पाते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। आप उस मौके को समझाइए और प्रधानमंत्री की इस जो भावभंगिमा है इसको भी समझाइए।
देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे हमने मिले और उनके वो युग पुरुष हैं, क्योंकि ऐसे जो है पुरुष युगों युगों में पैदा होते हैं। उन्होंने एक सरल स्वभाव और कोई पद का मद नहीं, किसानों से मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं, हमारे को भी ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बड़े भाई हैं। और जो खिलाड़ियों से मिलते हैं तब भी वो उनको वहाँ पर एयरपोर्ट तक छोड़ने जाते हैं, उनको थपथपाते हैं। अगर कोई हार जाता है फिर भी उनको वो सांत्वना देते हैं और आगे करना। अभी जैसे हमारे वैज्ञानिक हैं, चंद्रयान जब पहली उसमें हमारा फेल हो गया था, वैज्ञानिक हम देख रहे थे टीवी पे, रो रहे थे, उनको भी उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। तो ऐसे महापुरुष जो हैं कभी कभी मिलते हैं, लेकिन कुछ नीतियाँ ऐसी हैं, जैसे मेरे जो है सहयोगी भाई जो बता रहे थे, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, मैं अब इस पे विषय पे आता हूँ। इस पे रीचेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कंपनियों को दी जाती है और वो कंपनी क्या करती है, अनाप शनाप में जो भी कर दिया उसको वो ठीक है गलत है, कम से कम भी 100 पे 200 पे 10 चेकिंग दोबारा होनी चाहिए। और जो आपने बात करी जो है फसल बीमा योजना की, पहले तो इसमें बिल्कुल ही सुधार की ज़रूरत थी, अब काफ़ी सुधार हुआ है और भी सुधार करने की ज़रूरत है। पहले तो घनश्याम जी ऐसा था, जब 70% फसल का नुकसान होगा तभी किसान को मिलेगा। अब उसमें सुधार किया है और भी सुधार की गुंजाइश है। और अब जैसे प्याज की हम करते हैं बात, मैं प्याज का किसान हूँ, मैं प्याज लगाता हूँ। पीछे प्याज के निर्यात पे प्रतिबंध था, फिर सरकार ने खोल लिया उसको, 40% उस पर ड्यूटी लगा दी, 40% टैक्स के साथ में। अब उस ड्यूटी को कम किया है, 20% है। तो मेरा ये मानना है कि 20% से भी घटानी चाहिए, उसको सरलता हो। और जब किसान का बाजार में रेट बढ़ता है, जब तो उस पर प्रतिबंध लग जाता है, उस पर ड्यूटी बढ़ जाती है। जब किसान का प्याज रोड पे बगाना पड़ता है, 5 रुपए किलो भी कोई लेने वाला नहीं होता, उस टाइम पे भी सरकार ने उसका ध्यान करना चाहिए। उस पे एमएसपी दो, या मैं तो कहूंगा लाभकारी मूल्य दो, एमएसपी भी क्यों दो। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, मंजू जी भी हमारे साथ हैं। तो मंजू जी, देश के कृषि मंत्री कहते हैं भाई किसानों की सेवा तो हमारे लिए भगवान की पूजा है। जब किसानों को कोई इतना सम्मान दे रहा है, प्यार दे रहा है, उनके दुख सुख में साथ होने की बात कह रहा है, एमएसपी की बात भी बार बार कही, महिलाओं के उत्थान की बात करता है, तो एक भरोसा बंधता है। लगता है कि कोई है जो अगर हम डगमगाए भी तो हमारा हाथ पकड़ लेगा और चलती हुई राह में हमको संभाल लेगा। कितना भरोसा मिलता है जब प्रधानमंत्री को देखती हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखती हैं, उनकी नीतियों को देखती हैं, तो कितना मनोबल बढ़ता है आपका? क्योंकि वो काम कर रहे हैं, मनोबल हमारा बढ़ा रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है सर। क्योंकि हमें तो अभी हम एक ही योजना में काम कर रहे हैं एनआरएलएम में, लेकिन हमें बहुत अच्छा वो लग रहा है, क्योंकि हमें आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है सर, और बढ़ भी रहे हैं सर। क्योंकि हमें 3 साल से सबसे पहले तो जो हमारी परेशानी थी वो सब कुछ खत्म हो चुकी है। महिलाओं को जब ऐसे हाथ फैलाना पड़ता था, वो परेशानी क्या थी आपकी? आप अपनी बताइए, छोड़ दीजिए बाकी महिलाओं को। मंजू की कहानी आज समझेंगे हम। क्या परेशानी थी और कैसे दूर हुई? परेशानी सर मुझे ये थी कि मैं कुछ करना चाहती थी, बाहर निकलना चाहती थी मुझे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। लेकिन सर अब मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया है, ये एनआरएलएम योजना, उसके तरफ से ही मैं कृषि विज्ञान केंद्र में बढ़ी, और मैं आज तक जो यहाँ तक जो पहुँची हूँ, मैं कृषि विज्ञान केंद्र की वजह से आज आप लोगों के साथ में बैठ के अपनी बातें कह रही हूँ। लेकिन सर मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे जो ये सरकार से मुझे जो वो मिला है सर, इससे मुझे लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे सर, और मिल रहे हैं सर, क्योंकि अब मैं बढ़ना चाहती हूँ सर आगे। अच्छा, और पहले घर में किसी से पैसे मांगना और अब अपना पैसा होना, जी, ये जो आत्मनिर्भरता आई, इसको कैसे देखती हैं आप? एक महिला के लिए अपने पैसे होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है सर। आपके पति भी तो पैसे देते ही होंगे? हाँ जी सर, अभी भी देते हैं, क्योंकि पति के बिन तो घर ही नहीं चल सकता सर। आप अपने उनसे शेयर नहीं करती, उनके ले लेती हैं? नहीं, देखो ये तो आपस का तालमेल है सर अपने घर में। लेकिन तालमेल कहाँ हुआ मैडम? ये तो आप उन्हीं के ले रही हैं, अपने कहाँ दे रही हैं? नहीं सर, अभी भी क्यों नहीं देते सर? जो महिला, हाँ जी बिल्कुल, आप देती है ना पैसे? देते हैं जी बिल्कुल। फिर ठीक है। हाँ जी, क्योंकि अपने घर में हमारा कुछ भी काम होता है दोनों पति पत्नी के माध्यम से ही काम होता है। ऐसा तो है नहीं कि मेरा कोई अलग से काम है या उनका कोई अलग से काम है, और हमारा क्या है, हमारा काम हमें पर अब अच्छा लगता होगा ना, उसी काम में आपकी भी इंपॉर्टेंस होती होगी। देखिए, पैसे से फिर आपकी राय भी पूछी जाती है, अक्सर उसकी हम राय नहीं लेते जिसका पैसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
घर में तो सर सभी की राय ली जाती है। जब अपने पैसे वाले की राय ज्यादा वेटेज करती है ना। नहीं वो बात नहीं है सर, ऐसा नहीं है कि पैसे वाला है तो उसकी राय ज्यादा होगी। सभी की, अपने बच्चों से भी, जब बच्चा हमारा किसी लायक हो गया तो उसकी भी सलाह तो उसकी भी लेनी पड़ेगी हमें अपने घर में। लेकिन सर हमें सरकार से बहुत फायदा है, बहुत अच्छी सरकार है और हम आगे भी इसी सरकार को चाहते हैं सर। हम महिलाएं तो यही चाहती हैं सर। बिल्कुल। अच्छा ठीक है। हाँ मोदी जी ही रहे। मोदी जी ही रहे। मोदी है। हाँ जी, ठीक हाँ है जी, बहुत शानदार। खालिद भाई भी हमारे साथ है। तो खालिद भाई, जब एक घर की महिला इतने साफ अंदाज में, बिना किसी राजनीति से प्रेरित होके, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लोभ के, मोह के बता रही है कि भाई मैं घर की दहलीज को लांघा है और अब घर के अलावा मैं दुनिया चला रही हूं, ये तो विकास है। और जिस विकास को लोग ढूंढते फिरते हैं उनको शो देख लेना चाहिए कि विकास इसको कहते हैं। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि चीज़ें आपको सुधरती हुई नज़र आ रही हैं। यही वजह है। और महिलाओं की बात तो हमेशा से कही गई है और ख़ास तौर से जब से योजनाएं आई किसानों को लेकर, तो महिला किसान को तरजीह देने की बात कही गई। तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा से कहा जी कि महिला सशक्तिकरण, एम्पावर हो। जब महिला एम्पावर होंगी तभी समाज जो है आपका एम्पावर होगा, सशक्त बनेगा। तो इसी वजह से आज आप मंजू जी हमारे पास जो है ये मिसाल है। लेकिन महिलाओं को सशक्त करने का ये एस्से राइटिंग कंपटीशन तो सालों से हो रहा है खालिद भाई। ये एस्से राइटिंग कंपटीशन की लाइनें हम पढ़ते रहे भाई। महिला लक्ष्मी है, देवी है, दुर्गा है, जहां महिला का सम्मान होता है वहीं पहले एस्से राइटिंग दिखाई दे रहा है। पहले एस्से राइटिंग कंपटीशन होता था। हाँ। अब आप देख रहे हैं कि हाँ उससे बाहर आई हैं, अपने घरों के दहलीज को पार किया है, चीजें सुधरी हैं। ठीक है, वो अपना जो आमदनी है वो अपना इकट्ठा कर रही हैं। वो जब पहले महिलाएं भाई जाहिर सी बात है हमारा मुल्क जो है पुरुष प्रधान है, तो पुरुष के आमदनी पे डिपेंडेंट थी। अब वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, लेकिन एकदम से जादू की कोई छड़ी तो है नहीं कि एकदम से सब दिखने लग जाए। लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे, अगर आप जाएंगे तो पता लगेगा कि हाँ किस तरह, जैसे आप नमो ड्रोन दीदी जो है ये योजना देखिए, लखपति दीदी तो है, वो बीमा सखी है, बैंक सखी है, कृषि सखी है, बहुत सारी लाइनें हैं। बिल्कुल है। तो उसमें भी जो है आपने बीमा वाली जो बात आपने की है, उसमें भी आप देखिए कि वो जो बीमा सखी में कौन आ रही हैं आगे। इस तरह बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में योजनाएं हैं जिसमें महिलाएं आगे आ रही हैं और महिला काम कर रही हैं और कारगर हो रही हैं। ऐसा नहीं है। और अब तो यह है कि कंधे से कंधे मिला के पुरुषों के साथ चल रही एग्रीकल्चर में भी पुरुषों से आगे चल गई है सर। हाँ, मिलेट्स जैसे प्रोडक्ट्स में तो महिलाओं ने पुरुषों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैंने झारखंड की मैं बात करूं कि झारखंड में मिलेट्स में और मिलेट्स के जो प्रोडक्ट हैं वो महिलाएं बना रही हैं। हाँ, और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बहुत ज्यादा है पुरुषों की तुलना में महिलाओं का। प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, जो महिलाओं द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो सर अब आपको कंधा जोड़ना पड़ेगा महिलाओं से। महिलाएं बहुत आगे हो गई हैं। बिल्कुल, हमारे जो ये तो हमारी संस्कृति रही है, महिलाएं पहले हैं। हाँ, ठीक है। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो 2024 के साथ साथ 2025 की भी कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ तक का सफर तो हमने तय किया, लेकिन 2025 का पहला महीना और अभी 11 महीने और बाकी, इन महीनों के लिए क्या कुछ नई तस्वीर हम उकेर सकते हैं। आप मेरे साथ रहेंगे, हमेशा से मुझको विश्वास है। ब्रेक के उस पार यहीं पर लौट रहा हूं। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान।
देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सच के साथ। आप देख रहे हैं और सच के साथ पे आज हम बात कर रहे हैं सरकार की 2024 की उन बड़ी उपलब्धियों की जो 2025 में एक खूबसूरत तस्वीर हमारे और आपके लिए पेश कर रही हैं। इस तस्वीर के तमाम रंगों को हमने छूने का प्रयास किया, कुछ और बातें जो रह गई हैं उनको करते हैं। और मेरे साथ सिंह साहब हैं। सिंह साहब, 2024 की लगभग हमने कुछ बातें कर ली हैं, लेकिन 2025 के लिहाज से पहली कैबिनेट की बैठक में 2 अहम फैसले हुए हमने देखा और लास्ट टाइम हमने उस पर शो भी किया मंगलवार को। लेकिन सर, ऐसी ही बैठकों में क्या कुछ और फैसले लिए जाने बाकी हैं? क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है, हालांकि पिछले टाइम ये चर्चा भी हो रही थी कि शायद जब इस बार बजट पेश करेंगी फाइनेंस मिनिस्टर तो कुछ बदलाव पीएम किसान निधि में हो सकता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। क्या वो 6,000 से 12,000 हो सकती है सर? क्योंकि ये सवाल बार बार हमारे से किसान पूछते हैं कमेंट सेक्शन में। कुछ बताइए सर, कुछ हिंट हम दे सकते हैं क्या अभी? हमारे माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी से मेरी समझ से चर्चा कई बार बजट के बारे में कर चुके हैं। तो कुछ ना कुछ मेरी समझ से पॉजिटिव हम सबको सोचना चाहिए किसानों को। अच्छा। कि कुछ ना कुछ अच्छा ही आएगा। और इतना ही नहीं, जो 6 स्तंभ है हमारे कृषि को आगे ले जाने के लिए, चाहे वो उत्पादकता बढ़ाना हो, चाहे उत्पादन बढ़ाना हो, चाहे कास्ट घटाना हो, चाहे वो विविधीकरण करना हो, चाहे मार्केट उपलब्ध कराना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, तो जहाँ गैप है सरकार देख रही है कि जो योजनाएं हैं वो तो ठीक है, जहां योजनाओं का गैप है तो निश्चित तौर पर नई योजनाएं बना करके वो कैबिनेट से अप्रूवल लेकर के किसान और किसानी के और किसानों के हित में लाई जाएगी। लेकिन सिंह साहब, कई बार कई किसान नेता खासकर ये समझाते हैं कि देखिए, किसी भी बैठक में किसानों की सहभागिता उस स्तर पर नहीं हो पाती है जिसमें होनी चाहिए। सर, किसानों की इन्वॉल्वमेंट, उनके लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट, कुछ संगठनों की इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा इनहेंस हो, बढ़े, इसके लिए भी क्या कुछ सोचा जा रहा है? मैं इस बात से तो सहमत नहीं हो सकता हूं, क्योंकि हमने व्यवहारिक रूप से देखा है कि हमने खुद ने एक नेशनल पॉलिसी बनाया था एग्रीकल्चर, इस पे क्या नाम, एफपीओ पे। उसको हमारे मंत्री महोदय ने अनेकों बार कहा कि एफपीओ को बुला लो, किसानों से बात करो। हाँ। तो सबसे चर्चा हुई। उन्होंने खुद एक लिस्ट बनवाया है देश के मुख्य किसानों की कि जब भी कोई योजना बनना हो या हमको जब भी कुछ संपर्क करना हो किसानों को, तो उनसे बुलाकर करते हैं। तो अब कोई भी योजना बिना किसानों के नेताओं की, किसान नेताओं से मेरा मतलब है किसानों को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे नेता से मेरा कोई मतलब लेना देना नहीं है। उनको बुला करके या उनके यहाँ जा करके बिना उनसे कंसल्टेशन के, बिना उनकी जरूरत को देखे हुए, उनको जरूरत है भी कि नहीं है, कोई भी योजनाएं नहीं बनेंगी, ये पक्का है। लेकिन सर, योजनाओं में सारे देश को एक रूप में शामिल करना आपको नहीं लगता टफ टास्क है? जो रिक्वायरमेंट यूपी के बुंदेलखंड के किसान की हो सकती है, वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के किसान की नहीं हो सकती है, वो महाराष्ट्र के किसान की नहीं हो सकती है। तो सर, ये एक समरूपता कैसे, यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी सर? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ये शायद हम बताना भूल जाते। इसीलिए आप देखें, इस सरकार की जितनी योजनाएं लागू हैं उसको फ्लेक्सिबल बनाया गया है इस बीच 2023-24 में। अच्छा। फ्लेक्सिबल इसलिए बनाया गया है कि फंड तो है, लेकिन राज्य सरकारें अपनी कृषि उत्पादन को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, किसानों को देखते हुए उसको परिवर्तित कर सकती है। तो अभी वो समस्याएं खत्म हो गई हैं कि भारत सरकार यहाँ अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात सबके लिए एक योजना बना के दे देगी तो वो लागू नहीं होंगी। योजनाएं चूंकि राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकारें ही लागू करती हैं, तो सरकार सारी योजनाएं स्पॉन्सर्ड तरीके, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हम लोग बोलते हैं कि मतलब केंद्र और राज्यों के साथ सहभागिता से बनाना है, उनकी सहभागिता से चलाना है और उनको पूर्ण छूट देना है कि अपनी जरूरत के अनुसार इसको वो मॉडिफाई कर ले। ठीक है सत्यवान जी, आप हर बात बेहद ईमानदारी से कहते हो और पता नहीं मुझको ये सवाल यहाँ पे करना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं करूंगा। सर, क्या किसानों के नाम पे कुछ लोग खास तरह की राजनीति भी कर रहे हैं और कुछ खास तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं जो किसान और सरकार के बीच की दूरी को और बढ़ा रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप लगातार किसानों के बीच रहते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या वो लोग वाकई किसान हैं जो किसानों की बात कर रहे हैं?
देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। सवाल मुश्किल तो नहीं है ना सर? नहीं, मुश्किल अच्छा, नहीं है, ठीक और किसान तो न्यूट्रल है, वो कुछ भी जो है अपनी बात रख सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ किसान राजनीति करते हैं, उन्होंने ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मुद्दे की राजनीति है, जो मुद्दे की बातें हैं, वो किसानों ने करनी चाहिए। फालतू बातें राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज जो है ना, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे मोटे धान का निर्यात अब सरकार ने हटा दिया, बहुत अच्छी बात है। और जो बासमती धान में न्यूनतम जो है निर्यात शुल्क था, उसको भी हटा दिया है जी। लेकिन इसको समय पे हटाना चाहिए। पहले $1200 न्यूनतम वो था, मतलब इस पे बासमती धान पे, और हमारा 1509 धान जो है वो पहले आ जाता है, अक्टूबर में शुरू हो जाता आना। उस टाइम पे था, तो उस टाइम पे किसान ने 200-300 रुपये का लॉस खाया, वो हटाया, लेकिन बाद में हटाया। अब मोटा धान है, मोटे धान की अब निर्यात, लेकिन पहले मंडी भरी पड़ी थी उस टाइम पे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हमारे जो है किसान संघ के दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं हरपाल डागर जी, उन्होंने एक जो है कृषि मंत्री जी को ज्ञापन दिया था कि जीएम सीड पे जो है बैन होनी चाहिए, वो मतलब प्रतिबंध होना चाहिए। उनका संज्ञान लेते हुए मैं उनका धन्यवाद करता हूं कृषि मंत्री का। उन्होंने पूरे जो है भारत में उस जीएम सीड को प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि पहले तो किसान की सबसे पहले जो ना बीज वाले ही जेब काट लेते हैं। किसान को मतलब सरकार ने बीज पैदा करना सिखाना चाहिए। मैं जैसे मेरा है प्याज का बीज मैं खुद बनाता हूँ, मेरी नर्सरी अपनी होती है, मैं पैदा भी आप करता हूँ, और मेरी मार्केट भी खुद की है, मैं बेचने भी नहीं जाता। किसान ने उगाना तो सीख लिया, लेकिन बेचना भी सीखना पड़ेगा। तो सारे किसान सत्यवान कैसे हो जाएं सर, ये फॉर्मूला भी बोल दीजिए। नहीं, ये हो सकता है क्योंकि जहां पर जिस चीज की जरूरत है, जैसे मेरे वहां पर जो है, मैं तो खैर दिल्ली का किसान हूं, दिल्ली के किसान के पास मार्केट की कोई कमी नहीं है, ये सच्चाई है, आसान है। लेकिन जो बाहर के भी किसान हैं, खाने वाले तो वहां भी हैं, तो वो प्राकृतिक तरीके से जहर मुक्त, रसायन मुक्त अगर उगाएगा तो खाने वाले बहुत हैं, उनका जरूर बिकेगा। और थोड़े से शुरुआत करें, चाहे वो भले ही अपने परिवार के लिए करें, और आगे जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, तो इससे किसान की आय भी बढ़ेगी। और मैं तो कहता हूं खेती करो रसायन मुक्त, जहर मुक्त, बाजार मुक्त, कर्ज मुक्त, जब भी किसान स्वावलंबी आत्मनिर्भर हो सकता है। क्योंकि पुराने टाइम में हम देखते हैं, हमारे दादा परदादा वो बाजार में घनश्याम जी जब जाते थे, जब उसको लोहा और नमक चाहिए, नहीं तो उनको सब कुछ अपना था, अन्न, फल, सब्जी, दूध, और तो क्या के कपड़े भी हमारे गांव में ही बनते थे, हाथ से चरखे से काटती थी, तो वो समय था। लेकिन आज भी किसान काफ़ी हद तक स्वावलंबी हो सकता है अगर वो अपने खेत में हल्दी है, जैसे मैं हल्दी मेरी अपनी है, दूध मेरा अपना है, सब्जी मेरी अपनी है, चावल मेरा अपना है, गेहूँ मेरा अपना है, तो इस तरह से किसान अच्छे पैसे भी कमा सकता है और इज्जत भी कमा सकता है। ठीक है, प्राकृतिक खेती का आपने जिक्र किया, तो शनिवार को 11 तारीख को आप हमारा खास शो कृषि चौपाल देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें प्राकृतिक खेती पे, जैविक खेती पे हमने विस्तार से बात की और बेहद खास मेहमान हमारे साथ रहे। मैंने पहले भी आपको बताया था, गुजरात के राज्यपाल हमारे साथ जुड़े हैं उस कार्यक्रम में, साथ ही साथ हरियाणा के कृषि मंत्री भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो शनिवार को ये कार्यक्रम आपको जरूर देखना है, कॉमेंट में अपना कॉमेंट भी करना है। कृषि चौपाल हम मंथली आपके लिए एक स्पेशल शो लेके आते हैं, तो आप इस शो को जरूर देखिएगा प्राकृतिक खेती के कॉन्टेक्स्ट में। मंजू जी, आगे बढ़ते हैं। 2025 में कितनी उम्मीदें और आपने लगाई हैं? जो मिल गया वो तो ठीक है, अब और क्या चाहिए? सर 2025 में जो है अभी हमारे जो सीसीएल का चल रहा है सर, और सारे समूह को, हमारे को जितने 12 समूह हैं हमारे सर, और अभी मैंने एक सन 2024 के लास्ट में एक नया समूह और तैयार किया है सर। उसको भी पूरा ऐसे ही अच्छे से मिलेगा सब कुछ जैसे हमें मिला था। और सर अभी मेरा जो सारे समूह का सर जो हमारी सरकार दे रही है सीसीएल, पूरे 13 समूहों का सीसीएल होगा सर, जो नया होगा। और सर अभी जो हमारा जो पहले जो 1,10,000 था CIF, वो सर अब 1.5 लाख रुपए हो गया है सर। अच्छा, तो ये भी अच्छी बात है महिलाओं के लिए, क्योंकि अब वो 40 मन में कुछ आता है कि अच्छा थोड़ा सा ये हो जाता तो अब थोड़ा सर और ये है कि हमने अब ये टारगेट बनाया है सर, महिलाओं ने सबने मिलके, कि अब हम कुछ ना कुछ, मतलब क्योंकि हमारे पास में पैसा भी है और हमारी महिला भी सब अच्छी हैं, और हम जान भी गए हैं, बाहर निकलने के बाद में भी हमें कुछ पता भी चला है कि हम बाहर मतलब क्या है, पहले हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन अब हमने क्या है कि अब हमें कुछ ना कुछ कार्य करना है सर। अब उसमें हमारी जो योजना जो बन रही है सर, उसमें हमारी समूह की महिलाएं भी रहेंगी, ग्राम संगठन भी रहेगा, और हमारा सर
CLF भी रहेगा, उसमें हम कुछ ना कुछ अपनी योजना जो है सारी मिलके जो बना रहे हैं सर के कुछ ना कुछ भैया अब नया करेंगे। ठीक ये है है। खालिद भाई, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अब ये वाला फॉर्मूला तो चलता नहीं है, अक्सर जिंदगी में बदल चुकी हैं बातें, लेकिन हमें कुछ तो चाहिए। और आपको क्या लगता है कौन कौन से अभी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, फील्ड्स हैं जिस पे काम करने की जरूरत है? क्योंकि ये सरकार सुझावों का दिल खोल के स्वागत करती है, आलोचना का भी दिल खोल के स्वागत करती है और पूछती है, बताती है कि भाई बताइए, क्योंकि अब योजनाओं का विकेंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण नहीं होता। तो कौन कौन से फील्ड आपको लगता है सर? 2 ही मिनट है मेरे पास। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि किसानों को और जागरूक किया जाए और ये एकदम ब्लॉक लेवल पे हो। हाँ, ठीक है, जो ऐसे किसान जो डिजिटल से दूर हैं उन तक भी चीज़ें पहुँचे, ठीक है। तो ये होना चाहिए। दूसरी तरफ जैसे कोई फसल उगने के बाद, अब अभी की मैं बात बताऊं तो दिल्ली के अंदर में आपको फूल गोभी जो है वो 30 रुपये 40 रुपये या कहीं कहीं 50 रुपये किलो है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 10 रुपये किलो है, तो फिर किसान क्या करेगा? तो ये भी एक बैलेंस होना चाहिए कि कैसे इसको मैनेज किया जाए, या फिर भंडारण का व्यवस्था उस जगह पे हो, तो आगे आने वाले दिनों में ये चीज़ें अगर हो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि जो किसान बड़े चीज़ें ज़्यादा उगा कैसे हो लेते हैं। सकती हैं बेहतर? कुछ एक आध पॉइंट अगर आपके जहन में आता हो जो इस प्लेटफॉर्म ये के तो मैं जरिए आप बता रहा साझा हूँ ना करें। कि जैसे कि अगर भंडारण हो, हाँ, कि चीज़ें ज़्यादा हो गई तो स्टोर किया जा सके, फिर बाद में उसको बेचें, तो इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि किसान उगा तो लेते हैं लेकिन बेचने में दिक्कत आती है जब ज़्यादा हो जाता है। लेकिन भंडारण के लिए होने वाले इंतजामों का आंकड़ा तो बड़ा है खालिद भाई। अभी बहुत चीज़ें अभी उसमें फिर वही है ना कि इम्प्लीमेंट कहाँ तक हो रहा है, ये देखना पड़ेगा और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। फिर जो योजनाएं हैं वो उस पे ब्लॉक लेवल पे जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही भी तय की जाए कि लोगों तक अगर नहीं पहुंचा तो कहाँ दिक्कत रही। अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर इमीडिएट कार्रवाई की जाए, जानने की कोशिश की जाए कि कहाँ दिक्कत हुई। तो इस तरह की चीज़ें अगर आएंगी तो जाहिर सी बात है कि जो सुधार है वो बड़े पैमाने पे आपको दिखने शुरू हो ठीक है, जाएंगे। तो हर योजना को मिशन मोड में लाने की तैयारी अब सरकार को करनी होगी, तभी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए और इतनी अहम जानकारी मुझ तक और मेरे व्यूवर्स तक पहुंचाई। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर सच के साथ के इस खास कार्यक्रम को यहीं समेटना है। मेरी और आपकी मुलाकात अगले मंगलवार को होगी। हाँ, उससे पहले शनिवार को भी होगी कृषि चौपाल में, जब हम और आप प्राकृतिक खेती की बात करेंगे। शनिवार 11 जनवरी। आपको ये टाइम और ये दिन है पेन डाउन कर लेना चाहिए, लेकिन इस बीच ये भी डाउन कर लेना है कि आपको जो YouTube पे लिंक मिलेगा थोड़ी ही देर बाद इस पूरे कार्यक्रम का, उस पर अपने रिएक्शन जरूर बताने। आपके कमेंट के जरिए हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं, हमको भी फीडबैक चाहिए आपसे। तो फिर आपके कमेंट्स का हमको बेसब्री से इंतजार रहेगा। देखते रहिए डीडी किसान, सच के साथ।